नमस्कार, प्रणाम। मैं विनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आया हूँ, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला लगता है माधोपुर, और इसी माधोपुर का एक गांव लगता है मीरगंज। और इसी मीरगंज गांव का एक परिवार रहता है। इसी ये परिवार की सच्ची घटना है। वाकई आप जब इसको सुनने वाले हैं तो वाकई आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना घिनौना काम कर देते हैं। दरअसल आज जिस सच्ची घटना का मैं जिक्र करने वाला हूँ, ये सच्ची घटना एक ड्राइवर की है। आमतौर पे जो ये ड्राइवर होते हैं लोग अपने घरों में रखते हैं, इसी ये ड्राइवर की सच्ची घटना है। जो ड्राइवर है वो रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का होता है, और यहाँ से वो जॉब करने के लिए छत्तीसगढ़ गया रहता है। अब इधर जब छत्तीसगढ़ जाता है, यानी कि पहले आइए उसकी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर वो रहने वाला कहाँ का है और करता क्या था पहले। दरअसल उसका जो नाम था वो रमेश नाम होता है। रमेश जो है वो यूपी के मर्यादपुर का रहने वाला होता है। मर्यादपुर का रहने वाला जो रमेश है शादीशुदा होता है। इसके एक बच्चे होता है, और इसके घर में जो बीवी होती है जिसका नाम रीमा होता है। रीमा दिखने में बेहद खूबसूरत होती है और बेहद हॉट भी होती है। दरअसल जब रमेश यहाँ पर उसका गुजर बसर नहीं हो पाता है तो इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम विनय होता है। विनय जो था वो छत्तीसगढ़ में ही वो पहले से रह रहा था, और वहीं पर वो ड्राइवरी की नौकरी वो भी कर रहा होता है। तो जो रमेश है वो उससे कहता है विनय से कि उसको नौकरी की ज़रूरत है और यहाँ पर उसका गुजर बसर हो नहीं पा रहा है। तब जो लड़का है, जो यानी कि जो विनय है, वो कहता है कि ठीक है, तुम यहीं पर आ जाओ और यहाँ पर आकर के तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, तो तुम अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है। अब इधर जो रमेश है अपने घर में अपने परिवार से इजाज़त लेता है, और उसके बाद वो कमाने के लिए निकल जाता है, और सीधा वो वहाँ से पहुँचता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जैसे ही पहुँचता है तो उसी मर्यादपुर वाले जो मैंने जगह बताए वहीं पर वो पहुँचता है, और पहुँच करके वहीं पर उसकी मुलाकात विनय से होती है। और विनय जो है उसको एक घर में जॉब पर लगा देता है, और वहाँ पर जो उसकी जॉब होती है वो ड्राइवर की होती है। दरअसल उस घर में, उस परिवार में कोई और नहीं होता है बल्कि एक औरत होती है और एक उसकी बेटी होती है। दरअसल उस परिवार का जो मुखिया होता है राजेश तिवारी, जिसकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई रहती है, और दोनों माँ बेटी ही घर में अकेली रहा करती हैं। और ये जो रमेश है अब इसकी वहाँ पर ज्वाइनिंग होती है। रमेश की जो सैलरी होती है वहाँ पर 15,000 रहता है, प्लस रहना खाना फ्री हो जाता है। चूँकि जो रमेश है वो बेहद गरीब फैमिली से होता है, और उसको जो भी काम दिया जाता था तो वो काम को वो बखूबी करता हुआ था। जो भी उसको काम दे दिया, जैसे मान लीजिए घर की सफाई हो गई या फिर गार्डन का काम हो गया, क्योंकि घर बड़ा होता है तो अब इसीलिए जो रमेश है वो सारा काम भी कर दिया करता था, और बदले में उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाया करते थे। रहने खाने की जो व्यवस्था होती है वो भी फ्री हो जाती है। अब कहीं ना कहीं जो इसकी 15,000 रुपये की जो सैलरी होती है ये एकदम साफ बच जाती है। अब जो रमेश है वहीं पर जॉब कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, बखूबी नौकरी करता, और जो भी था वो अपनी जो मालकिन होती है, दरअसल जो राजेश तिवारी होते हैं वो एक बिजनेसमैन होते हैं, और उनके पास कई करोड़ों की संपत्ति होती है। उनके चले जाने के बाद जो औरत होती है जिसका नाम शीला होता है, शीला जो है वो घर में अकेली होती है। अब अकेली पड़ जाती है, जो बिजनेस है उसको संभालने वाला कोई है नहीं। अब जो भी था वो शीला ही देखती है, और उसकी जो बेटी है वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तकरीबन वो 17 साल के करीब की होती है। और जो बेटी है जिसका नाम प्रिया होता है, तो ये माँ बेटी दोनों जो है ये अपना काम धाम संभालती हैं। अब जो बिजनेस का वो काम होता है वो कहीं ना कहीं वो डूबता हुआ नज़र आता है, और जो कमाई का जो पैसा होता है इसी में से कुछ ना कुछ इसका गुजारा जो होता है वो चल रहा होता है। जितना राजेश तिवारी ने कमा करके रखा हुआ था उतना ही जो शीला है वो अपने पैसे से उतना ही अपना काम करती है, और उसको जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करती है, इधर उधर अपने जॉब भी करती है। अब जो भी था वो सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब वक्त के साथ साथ जो राजेश है
वो तो चला गया है। अब जो रमेश है यहाँ पर, रमेश अपना काम बखूबी करता है, सब कुछ इनके जीवन में अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ सुखमय चल रहा होता है। अब इधर जो राजेश, माफ़ी चाहते हैं, जो रमेश है, रमेश की जो मालकिन होती है वो बेहद अच्छी होती हैं, और चूँकि पति के चले जाने के बाद वो एकदम टूट सी जाती हैं और उनका कहीं मन भी नहीं लगता है। एक दिन रात का वक्त होता है और जो उनकी बेटी है यानी कि जो प्रिया है, प्रिया अपने कमरे से निकलती है बाहर, तो फिर उसको कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। अब उन आवाज़ों को जब वो सुनती है तो फिर सुनने की कोशिश करती है कि आखिर ये आवाज़ें आ किधर से रही हैं। जब वो आवाज़ों को ध्यान से सुनती है तो पता चलता है कि ये जो आवाज़ें हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि उसकी माँ के कमरे से आ रही हैं। अब उसके पिता के चले जाने के बाद से जो उसकी माँ थी वो अकेली हो गई थी, और पिता जो उसका था तकरीबन 3 साल पहले ही चला गया था। उधर जो माँ थी घर में अकेली होती है, तो फिर जो लड़की है जब उस कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसको जो आवाज़ें थी वो अजीबोगरीब आवाज़ें होती हैं, जब उन सिस्कारियों की आवाज़ें होती हैं। और जब उसको सुनती है तो जो प्रिया होती है अपने माँ के कमरे की तरफ जैसे ही बढ़ती है तो फिर बढ़ते बढ़ते उसके जो पैर हैं वो कहीं ना कहीं अब रुक जाते हैं, क्योंकि उसको यह जो आवाज़ें होती हैं बेहद अजीब टाइप की लग रही होती है। तो फिर वो दरवाज़ा ना खोलने के बजाय वो खिड़कियों से झाँकने की कोशिश करती है। वो शीशे की खिड़की होती है, उसी से जब झाँकती है तो देखती है कि जो उसका नौकर है यानी कि जो रमेश है, रमेश जो है वो उसकी माँ के पैरों की मालिश कर रहा होता है। जब पैरों की मालिश कर रहा है तो उसकी जो माँ है वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी। अब कहीं ना कहीं जो रमेश है, जो प्रिया है, वो इस चीज़ को देखती है तो वो सोचती है कि हो सकता है कि ये माँ थकी हो रहती है, तो हो सकता है कि घर में कोई काम दबाने वाला पैर है नहीं, तो इसलिए रमेश से ही दबवा लेती होगी, नौकर तो है ही। अब ये सोच करके जो प्रिया है वो अपने कमरे में चली जाती है और जा करके सो जाती है। अब फिर अगले दिन फिर वही कारनामा होता है। जब अगली रात होती है तो जैसे ही रात होती है फिर वैसे ही सिसकारियों की फिर आवाज़ निकलने लगती है। तो जो प्रिया है इस बार कमरे में जा करके जब देखती है इस खिड़की से, तो उन दोनों को बड़ी ही आपत्तिजनक स्थिति में देखती है। दरअसल जो उसकी माँ यानी कि जो शीला होती है वो, और जो ये रमेश होता है, ये रमेश जो ड्राइवर होता है, ये दोनों एकदम नग्न अवस्था में होते हैं। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होने के बावजूद भी दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। दरअसल जो प्रिया है अब इस चीज़ को देखती है तो कहीं ना कहीं वो भी बड़ी हो चुकी थी। अब वो खुद कंट्रोल करती है, और कंट्रोल करने के बाद वहाँ से वो सीधा भाग करके अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाती है, उसके बाद दरवाजे को बंद कर लेती है। अब कहीं ना कहीं सोचती है कि ये हमारे पिताजी तो है नहीं, माँ जो है वो, माँ के जो बदन की आग है वो कहीं ना कहीं रमेश बुझा रहा है। आज बुराई ही क्या है, चलो छोड़ ही देते हैं इस बात को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बाहर के लोग अगर जानेंगे तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। लड़की जो थी वो बेहद समझदार होती है। अब जो लड़की है वो शांत हो जाती है। अब ये जो सिलसिला है वो चल रहा होता है। कभी जब लड़की स्कूल चली जाती तब भी उन दोनों को मौका मिलता और दोनों उसी कमरे में एक साथ शारीरिक संबंध बनाते और फिर रात में ही बनाया करते थे। अब जो प्रिया है ये, अब इसका जब अब ये रोज़ रोज़ का हो जाता है तो फिर इससे अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब एक दिन जो प्रिया है, जब ये दोनों रात में सो रहे होते हैं तो जो नौकर है वो उसके कमरे में ही रहता है, और फिर जब वहाँ से निकलता है तो जो प्रिया है वो वहीं पर खड़ी होकर सुन रही होती है आवाज़ें और देख रही होती है खिड़की से। अब जब रमेश निकलता है तो वो खिड़की से दूर हट करके और बाहर निकलने का नाटक करती है अपने कमरे से, और निकल करके वो सीधा रमेश से जाकर टकरा जाती है। और जैसे ही रमेश से टकराती है तो फिर जो रमेश है वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, और धीरे आवाज़ में बोलने के लिए प्रिया कहती है। दरअसल जो उसकी माँ है वो अंदर कमरे में थी, अब वो सो चुकी थी। जो रमेश है निकल करके वहाँ से अपने कमरे में जा रहा था। जो प्रिया है उसको खींचती हुई अपने कमरे में लेकर के चली जाती है रमेश को, और रमेश से ले जा करके उसको कहती है कि जो तुम मेरी माँ के साथ करते हो वो मेरे साथ भी करो। अब इस पर रमेश जो था, रमेश की जो खुशी का तो ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उसके दोनों हाथों में घी के लड्डू हो जाते हैं। उधर माँ भी है, इधर बेटी भी है। बेटी जो थी वो एकदम कुंवारी होती है। अब जो रमेश है अब पूरी रात उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और संबंध बनाने का जो सिलसिला है जब एक बार शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है।
अब ऐसे ही ये जो दोनों हैं, लड़कियां हैं, लड़की है और माँ है, ये दोनों, इन दोनों को जब भी मौका मिलता तो ये दोनों एक दूसरे से अनजान बन करके एक दूसरे के साथ इन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब ये सिलसिला था वो चल रहा होता है और ऐसे ही वक्त कट रहा होता है, लेकिन रमेश की ये जो खुशी है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। दरअसल जब एक दिन वो प्रिया के कमरे में होता है, जब प्रिया के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है, तो फिर कहीं ना कहीं उसका जो लगाव है उसकी शीला की तरफ से कम होता हुआ नजर आता है। अब शीला को कहीं ना कहीं शक होता है। अब जो प्रिया है वो आए दिन रमेश के साथ वक्त गुजारना चाहती थी, दिन में भी रात में भी उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। अब जो रमेश है वो भी ज़्यादा शीला को न टाइम दे करके प्रिया को टाइम दिया करता था। अब एक दिन जो शीला है उसको इस बात की भनक लग जाती है कि जो रमेश है उसकी बेटी के साथ ही उसका अवैध संबंध है। अब इस पर जो शीला है जब उसको इस बात का पता चलता है तो वो भड़क जाती है, और भड़कने के बाद से फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। फिर ये सोचती है कि ये मेरे साथ भी ऐसा कर रहा है और मेरी बेटी के साथ भी वो ऐसा ही कर रहा है। अब कहीं ना कहीं ये पहले तो जो रमेश था, रमेश के ऊपर जो उसकी मालकिन होती वो बहुत ज़्यादा पैसे लुटाया करती थी। समझिए जो उसकी सैलरी 15,000 थी उसको बढ़ा करके वो 35,000 तक कर देती है, और प्लस उसको जो भी उसकी ज़रूरतें होती है, कपड़े होते हैं, मतलब समझ लिए एक पति की तरह उसको अपना वो रखने लगी थी रमेश को। यानी कि जो ड्राइवर था वो ड्राइवर अब नहीं रह गया था, समझ लिए उस घर का मालिक हो चुका था। लेकिन जब वो उसकी बेटी के ही चक्कर में जब वो पड़ जाता है तो फिर सब कुछ बर्बाद होता हुआ नजर आता है। अब जो रमेश है, रमेश की जब ये करतूत शीला को पता चलती है तो शीला कहीं ना कहीं ये ठान लेती है कि उसको इसका बदला लेगी। उसने उसकी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी है। अब एक दिन ये जो शीला है वो कमरे में सोती है और फिर बगल के कमरे से कुछ अजीबो जब गरीब आवाज़ें आती है तो शीला उठ करके प्रिया के कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि जो रमेश है और जो प्रिया है ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में। जो शीला है वो दरवाजे को खोल देती है क्योंकि दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं होता है। आमतौर पे जो रमेश था और जो प्रिया थी उन दोनों को पता होता है कि उसकी जो मालकिन है या फिर जो प्रिया की जो माँ है वो एक बार सोती है तो सीधे सुबह में ही जगती है। लेकिन उस दिन वो जो प्रिया की माँ है यानी कि जो शीला है वो जग जाती है और जाती है तो दरवाज़ा खोलती है तो फिर देखती है, और देख के जो अंदर का नज़ारा है उसको एकदम वो सन्न रह जाती है। दरअसल दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, दोनों एकदम न्यूड होते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं। अब इस बात को शीला बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसके हाथ में एक रॉड होता है और उसने वो कहती है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। अब ये कहते हुए ही उसने उसी रॉड से रमेश के सिर पर मार दिया। जो रमेश होता है वहीं पर गिर जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। कुछ लोग कहेंगे कि एक रॉड से मारने से कैसे मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो पीछे का जो सिर का हिस्सा होता है अगर उसे जोर से मार दिया जाए तो अचानक एक दो ऐसे नसें होती हैं जिन पे चोट लगती ही आदमी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब ऐसा ही कुछ होता है रमेश के साथ। जब रमेश जब इस अवस्था में होता है, मर जाता है, तो फिर अब क्या होता है, बड़ा ही मामला रंग संगीन हो जाता है कि आखिर अब क्या होगा। अब जो प्रिया है अब वो एकदम नग्न अवस्था में थी अपनी माँ के सामने ही। अब इसीलिए जो उसकी माँ होती है उसको भी डांट फटकार लगाती है, उसको भी कई चाटा मारती है और मारने के बाद से उसको बोलती है कि कपड़े पहनो, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। अब जो प्रिया होती है वो कपड़े पहनती है और सीधा से जो वहाँ पे खून की बहुत सारी वो जो खून था वहाँ पर फैल चुका था उसके सर से। अब जो रमेश है, रमेश की बॉडी को ठिकाने लगाना था, तो जो प्रिया है अब इसको कहती है कि वो इसका उसने ऐसा इतना गलत काम क्यों किया, उसको अगर ऐसा ही करना था तो उसको छोड़ देती है, ऐसे निकाल देती काम से। लेकिन जो प्रिया की माँ है यानी कि जो शीला है वो उसको ये नागवार गुजरता है और फिर वो जल्दी जल्दी से उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्रिया से मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जो प्रिया है वो सीधा वहाँ से निकल जाती है। अब प्रिया इस बात को करने से मना कर देती इस काम को, और जो उसकी माँ है वो किसी तरह उसको रमेश की बॉडी को खींचते हुए घसीटते हुए उसको ले करके जाती है और गाड़ी की डिक्की खोलती है, उसी में भरती है उसको और उसके बाद फिर कमरे की साफ़ सफाई करती है और सफाई करने के दौरान फिर उसको ले करके जाती है और ले जा करके शहर से बाहर एक अलग जगह होती है यानी कि जो कूड़ेदान टाइप का होता है, वहाँ पर नाला बह रहा होता है, उसी नाले के पास उसको गाड़ी से निकाल करके उसको बाहर फेंक देती है और आती है तो फिर गाड़ी को बाकायदा साफ़ करती है और देखती है कहीं खून की बूंदें तो नहीं कहीं लगी हुई है। अब जब उसके बारे में देखा जाता है और जब वहाँ पर
जो रमेश है उसकी बॉडी को वहाँ जब फेंका गया है, तो फिर कुछ लोग जब देखते हैं कि वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, तो फिर वहाँ पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौके पर पुलिस पहुँचती है तो फिर उसके पॉकेट से, यानी कि जो रमेश है, रमेश जो एक तरह से कह लीजिए जो कपड़े की जो जंघियाँ सिलवाई जाती है, हमारे यहाँ तो जंघा कहा जाता है, बाकी आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता। उसमें एक पॉकेट टाइप का होता है, उसी में उसने अपना आधार कार्ड रखा हुआ था, क्योंकि उसके बदन पर तो भी कपड़े थे नहीं। और जो रमेश जब जाता है, रमेश के पॉकेट से जब आधार कार्ड निकलता है, तो फिर पुलिस उसके हिसाब से पूछताछ करती है और फिर पता करने की कोशिश करती है। फिर वहाँ जो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर उसका घर होता है, यहाँ की पुलिस से कांटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ के बारे से जब पता चलता है कि यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए गया था, तो फिर वहाँ से उसके दोस्त का जिक्र आता है, यानी कि नवीन का जिक्र आता है। तो फिर बात नवीन तक पहुँचती है। फिर जब नवीन बताता है कि वहाँ पर उसने फला जगह पे वो ड्यूटी कर रहा था, तो फिर जब यानी कि शीला के घर पे जब पुलिस पहुँचती है, तो फिर शीला देख करके सन्न हो जाती है कि आखिर डायरेक्ट मेरे घर में पुलिस कैसे आ गई। तो फिर अब इधर जो शीला है वो अलग परेशान है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि जो तुम्हारा नौकर है उसकी बॉडी मिली है, क्या आपको किसी पे शक है। अब शीला बड़ी बेबाकी से जवाब दे रही होती है, कहती है कि नहीं, उसका तो कोई पता ही नहीं था, वो तो कल से ही गायब है और ड्यूटी पर भी नहीं, बता के भी नहीं गया है और बिना बताए चला गया, मुझे बड़ा दिक्कत हो रही है। अब जब पुलिस है वो ठीक है कहती है, वहाँ से निकल जाती है। लेकिन फिर एक कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल को जैसे पुलिस वहाँ से निकल रही होती है, कांस्टेबल को वहाँ पर खून की कुछ बूंदें थी जो दीवार पे दिखाई देती है। जो फर्श होता है, फर्श के पास जो चैनल टाइप का होता है, उसी चैनल के पास उसका जो सर था वो घिसते हुए गया था, तो वहीं पर खून की बूंदें लगी हुई थी। अब जो कांस्टेबल होता है तुरंत एसआई को बोलता है कि यहाँ पर ब्लड लगा हुआ है। फिर उस ब्लड के बारे में पूछा जाता है। तो फिर जो पुलिस है, पुलिस को कहीं ना कहीं सीधा शक होता हुआ नजर आता है। उधर जब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है, तो फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के दौरान ये पता चलता है कि मरने से पहले ही जो ये व्यक्ति है, इसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। जब इस बात की पुष्टि होती है, तो फिर ये बात निकल करके अब गड़बड़ हो जाता है मामला। तो फिर कहीं ना कहीं जब ये ब्लड वाली भी बात आती है, वहाँ पर चैनल के पास ब्लड लगा हुआ था, तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाती है। और फिर ये पुलिस है फिर उस घर की अब तलाशी करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही उनको जब शक होता है, तो फिर जब घर की तलाशी हो जाती है, सर्च वारंट लाया जाता है और ला करके फिर पुलिस जब घर की तलाशी करती है, तो फिर कहीं ना कहीं उस कमरे की भी तलाशी की जाती है। तो फिर वहाँ से पुलिस को तो कुछ हाथ नहीं लगता है। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम आती है वहाँ पर, जो फॉरेंसिक टीम आती है, तो तुरंत वहाँ पर पता चल जाता है, क्योंकि जो ब्लड साफ़ किया गया था वो नॉर्मल पानी से साफ़ किया गया था। और जो फॉरेंसिक टीम आई तो वहाँ तुरंत पता चल जाता है कि इसको ऐसे ऐसे घसीटते हुए लेके जाया गया है। अब उसी के आधार पर जो लड़की की माँ है, यानी कि शीला है, शीला को पुलिस उठाती है और उसको भी उठाती है, यानी प्रिया को भी उठाती है। इन दोनों से पूछताछ होती है। तो शीला तो पहले इधर उधर की बातें करती है, लेकिन फिर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और जो प्रिया है वो सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, पूरी कहानी बताती है। जब पूरी कहानी निकल करके सामने आती है, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक ड्राइवर था जो माँ और बेटी दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, और उसका अंजाम इतना बुरा हो जाता है। तो फिलहाल जो लड़की है, यानी जो प्रिया है, उसका तो इसमें कोई गुनाह नहीं होता है। लेकिन फिर भी पुलिस उसको, जब तक उसका कोई साक्ष्य नहीं मिल जाता, उसका सबूत नहीं मिल जाता, पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन फिर बाद में ये निर्धारित हो जाता है कि जो लड़की है वो बेगुनाह है, उसने कोई ऐसा गुनाह ही नहीं किया है। तो फिर जो लड़की है, लड़की को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और जो लड़की की माँ है, यानी जो शीला है, उसको 10 साल की सज़ा और जुर्माना होता है। फिलहाल जो उसकी लड़की की माँ है, यानी जो शीला है, वो जेल की सलाखों के पीछे है। यहाँ पे जो घर की जो लड़की है वो घर में अकेली रहती है। फिलहाल जो लड़की है उसको लड़की अपने मामा कह रही थी, क्योंकि वो लड़की नाबालिग होती है, 17 साल की ही, मैंने आपको बताया भी था। 17 साल की लड़की है, वो अपने मामा के यहाँ रह रही है। यहाँ पर घर में कोई दीपक जलाने वाला अब नहीं बचा है। तो फिलहाल आज की ये थी कहानी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।